जी नमस्कार। मैं कनेक्शन चेंज करके आपके साथ जुड़ा हूँ। अब आप मुझे बताएं, अब सब ठीक है? यस सर, चलिए, थैंक यू रोहित जी। सो अब सब ठीक है, मैंने कनेक्शन चेंज कर दिया है। तो अ, ठीक है, चलिए, थैंक यू प्रिंस जी, थैंक यू रमेश शुक्ला जी। तो आइए हम विषय पे आते हैं। हमारा विषय है आज हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जहाँ पे हमने कल ये सवाल छोड़ा था, जो हमारा हिंदू एक्ट की जो क्लास चल रही है उसके तहत। तो देखिए, कल यहाँ पे इस पे थोड़ी सी चर्चा हुई थी और मुझे याद नहीं है, लेकिन किसी प्रतियोगी छात्र ने ये लिखा था कि हिंदू मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात से आप कितने लोग सहमत हैं? और ये बात सही है, गलत है? अगर आप चैट बॉक्स में टाइप करें। गुड इवनिंग गुलसितान जी। हिंदू मैरिज, कल किसी ने यहाँ पे लिखा था कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस बात से आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? ये बात सही है, गलत है? मैं यह जानना चाहूँगा और आप चैट बॉक्स में इसको टाइप करें। अभी जो हमारे सामने जो हिंदू मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट है, तो सबसे पहली बात जो है कि हिंदू मैरिज को रेखा जी का जवाब आया है कि नो सर, संस्कार है। अरुण भारद्वाज जी इसको कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं और रूही जी का कहना है हिंदू विवाह एक संस्कार है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये संस्कार है। आगे के हम चैप्टर में, आगे जब हमारे क्लास चलने दीजिए। अभी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हिंदू मैरिज है अभी के लिए, मैं उसको कन्यादान कह रहा हूँ, जिसमें हम कन्या का दान करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कन्यादान का, ये हमारा एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। मैं बार बार, जब जो लोग प्रारंभ से इस क्लास में जुड़े हैं, ठीक है कौस्तुभ जी, लेट्स सी इसको आगे के विषय में कि एक मुस्लिम लॉ से किस तरह से डिफरेंट है और ये संस्कार है या कॉन्ट्रैक्ट है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, इसलिए मैंने टॉपिक की शुरुआत यहीं से की है, ताकि आपकी रुचि जग जाए और हम विषय तक पहुँचे। तो जैसा कि साथियों मैं आपसे कह रहा था कि जो अभी के लिए जहाँ से मैं बहस शुरू कर रहा हूँ, मैं तो इसको कन्यादान कह रहा हूँ। कन्यादान क्यों कह रहा हूँ? तो बड़ा एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपसे, जब भी मैंने हिंदू, हु इज़ हिंदू या हिंदू लॉ की बात की, और प्रारंभिक क्लास से आप अगर जुड़े हैं या आपने वीडियो को सुना है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदू लॉ होते हुए भी लॉ नहीं था और लॉ ना होते हुए भी लॉ था। आज चाहे जिस शेप में हमें हिंदू लॉ मिला है, आधुनिक हिंदू लॉ, मॉडर्न हिंदू लॉ, उसका जो भी शेप हो, उसकी जो भी सूरत हो, उसका बेस जो है वो वही एंशिएंट हिंदू लॉ है। हम वहीं से इसको इम्प्रोवाइज़ किए हैं, इम्प्रूव किए हैं, बदलाव लाए हैं, लेकिन बेस वही है। और वो बेस क्या है? हिंदू फिलॉसफी का बेस है। और जैसा कि हम कहते हैं कि हिंदू लॉ होते हुए भी लॉ नहीं था, क्योंकि हिंदू लॉ का उद्देश्य जो था, अपराध पे नियंत्रण नहीं था, समाज को रेगुलेट करने की बात इसमें नहीं थी। राजा हर्षवर्धन के टाइम में पहली बार अपराध का विषय लॉ में आया और राजा को यह अधिकार दिया गया। मैंने स्मृति में उस किताब की चर्चा की है, मैंने उस लेखक की चर्चा की है आपसे, कि पहली बार कि जो रूलर है उसको ये पावर दिया गया कि वो ऐसे कानून बना करके राज्य को संचालित करे। लेकिन अगर उसके पहले की हम बात करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हिंदू
लॉ का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था इस जीवन से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक प्रगति, और उसके लिए किस तरह का जीवन जिया जाए, यह हमारी प्राथमिकता थी। और इसी बात को डिफाइन करने का कोशिश करूँगा कुलदीप जी। वाइट बोर्ड मैंने कल कहा है, अगली क्लास में मैं कुछ प्रयोग करूँगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात मैंने कल भी कहा था, और मैं कोशिश करता हूँ कि अगली क्लास में इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, बिकॉज वास्तव में बेयर एक्ट करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कुलदीप जी, और अगली क्लास में मैं कौस्तुभ जी से बात करके या किसी टेक्निकल पर्सन को इन्वॉल्व करके मैं देखता हूँ कि मैं कैसे कर सकूँ। और वैसे अभी फ़िलहाल के लिए मैंने कहा है कि आगे से मैं कुछ नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राफ ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कर दूँगा, तो आपको सुविधा होगी। लेकिन आप बेयर एक्ट और अपना नोटबुक और कलम लेके बैठें जहाँ भी हों, थोड़ा अलग से भीड़ भाड़ से, शोर शराबे से, और जुड़ें आप क्लास में। और मैं आपको उपलब्ध हूँ आपके किसी भी संशय या चीज़ों पे निराकरण के लिए, बाद में भी क्लास के व्हाट्सएप या टेलीग्राम माध्यम से अति आवश्यक हो तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। आप सब मेरे विश्वविद्यालय के हैं, छोटे भाई बहन हैं, इसलिए मैं आपके लिए किसी भी वक्त 24 घंटे उपलब्ध हूँ। आप मुझे निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं। कई दफ़ा मेरा फ़ोन नहीं उठेगा, कोर्ट में रहने के कारण या टेलीविज़न चैनल पे बड़ी व्यस्तता रहती है शाम के वक्त में, तो व्हाट्सएप आप मुझे कर दें, या आप मुझे मिस्ड कॉल भी दे के छोड़ देंगे तो मैं कॉल करता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेव नंबर को उठाता हूँ, मैं सारे नंबर उठाता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो मैं जैसा कि कह रहा था कि जो हमारी फ़िलॉसफी है, जो हिंदू दर्शन शास्त्र है, जिस पे ये सारा कुछ बेस था, उसी का एक अंग था विवाह। तो विवाह अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब आप भी कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात होगी, तो मैं आगे देखता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो कैसे बना। तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा लॉ इम्प्रोवाइज हुआ है, लेकिन चले हम जहाँ से थे उसमें ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्यादान था जो पिता किया करता था। और हिंदू धर्म में 16 संस्कार की बड़ी महत्ता है, और उस पर जोड़ दिया गया था, जो हमको अल्टीमेटली उस मोक्ष प्राप्ति का जो हमारा मूलभूत धर्म का आधार था। धर्म का मतलब ड्यूटी था, कर्तव्य था, और उसी धर्म और उसी कर्तव्य के आधार का एक स्तंभ था विवाह। 16 इम्पॉर्टेंट संस्कार, उपनयन, जनेऊ, उसी तरह से उसमें से एक अति महत्वपूर्ण संस्कार विवाह था, और जो कॉन्सेप्ट था वो कन्यादान था। और कन्यादान इतना महत्वपूर्ण था, यह संस्कार इतना महत्वपूर्ण था कि इसके बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा माना जाता था। अगर किसी व्यक्ति ने विवाह नहीं किया है तो धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य जो वो पूर्ण करता था, जो उसकी ड्यूटी थी, जो उसको जीवन काल में करनी है, वो पूर्ण नहीं माना जाए। तो देखिए कितना उदात्त पवित्र कॉन्सेप्ट था विवाह को लेके, और अगर उसकी पवित्रता और अक्षुण्णता कायम रहे तो आज जो हम समाज में समस्या देखते हैं, दहेज की या डोमेस्टिक वायलेंस की या महिला के सम्मान ना होने की या उसके साथ प्रताड़ना होने की, उसको आग लगा के लिए उसकी हत्या कर दिए जाने की, तो अगर हम वहाँ से चलें उस अक्षुण्ण भाव से, तो परिकल्पना यह थी कि व्यक्ति पूर्ण ही नहीं है विवाह के बिना। तो जो स्त्री उसके जीवन को पूर्ण करने के लिए उसके जीवन में आ रही है, जो धार्मिक कृत्य के लिए उसको सक्षम बना रही है, योग्य बना रही है, वो तो कितनी महत्वपूर्ण होगी, वो कड़ी कितनी महत्वपूर्ण होगी। आप इसकी परिकल्पना कीजिए अगर हम वहाँ से चलते हैं। और इतना ही नहीं था, इसके पीछे सोच यह भी थी, ऐसा करने से, विवाह करने से जो वो स्त्री आ रही है, जो मेरी धर्म पत्नी नहीं थी, नॉट लाइक वाइफ हियर,
वाइफ इज ए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। हमारा कॉन्सेप्ट धर्म पत्नी थी वो। तो वो हमारे जो पिंडदान है, जिसकी हम लोग कल सब पिंड रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, पिंड की बात कर रहे थे, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने पिंडों, अपने पितरों के लिए, वो उनको मुक्ति दिलाने का है। तो उसमें भी इस स्त्री की बहुत बड़ी भूमिका थी। हमारे पितृ तब तक मुक्त ही नहीं हो सकते जब तक कि हम वो धार्मिक कृत्य नहीं करेंगे। वो धार्मिक कृत्य तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक हम सपत्नीक नहीं करेंगे। और सपत्नीक होने के लिए हमें विवाह करना होगा, और विवाह करने के लिए हमें इस स्त्री को सम्मान की दृष्टि, इज्जत की दृष्टि से देखना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारी धर्म की पत्नी है और धर्म ही ड्यूटी है। तो देखिए कितना खूबसूरत एक ताना बाना विवाह के इर्द गिर्द उस जमाने में था। आज हम अपने को कमोवेश वैज्ञानिक रूप से आगे होने की बात करते हैं, तरक्की याफ्ता होने की बात करते हैं, पढ़े लिखे होने की बात करते हैं, ज्ञानवान होने की बात करते हैं, तमाम तरह के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान इत्यादि की बात करते हैं। लेकिन अगर उस वैदिक एज में ये उदात्त भाव था विवाह को लेकर के और विवाह के प्रति यह सोच थी, तो किस तरह का खूबसूरत समाज वो रहा होगा। और आज हम महिला के समानता की बात करते हैं, वहाँ तो महिला को बहुत ही उच्च आसन पर बिठा रखा था, पुरुष से ज़्यादा उसको सम्मान दे रखा था, क्योंकि इसके पीछे एक और बड़ी सोच थी कि जब ऐसा विवाह होता था या ऐसा विवाह हुआ था, तो वो जो पत्नी आती थी घर में, वो जो आती थी गृह लक्ष्मी, वो ऐसा माना जाता था, ऐसा मत था कि हमारे 10 पितरों का उद्धार करेगी। जो शायद हमारे 10 जनरेशन मिलकर के 10 बार पिंडदान से जो फल हमें नहीं मिलेगा, जो हमारे पितृ मुक्त नहीं होंगे, वह काम सिर्फ विवाह कर लेने मात्र से, उस लड़की के, उस गृह लक्ष्मी के आगमन मात्र से सफल और सुफल समझा जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट था हिंदू मैरिज का। अगर हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो इसके आधार पर अगर हम आज बात करें तो आप कुछ लोगों का उत्तर सही था जो कह रहे हैं कि विवाह संस्कार है। 16 संस्कारों में से संस्कार है, और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कार, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ द हिंदू मैरिज। तो वो लोग जो इसको संस्कार कह रहे हैं इस रूपेण सही हैं, लेकिन आइए देखते हैं क्या वो पूर्ण सही हैं, क्या ये अपने आप में पूरा सही उत्तर है। तो जो हमारा सेक्शन 2, आज आप लोग वेयर एक्ट लाए हैं, तो सेक्शन 2 आप खोल लें। मेरा एक्ट आज दिख नहीं रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, खैर एक्ट हाँ मिल गया है। तो आप सेक्शन 2 खोल लें। सो जो ये सेक्शन 2 है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 95 का, वो आपके विवाह संबंधी चीज़ों को रूल करता है, उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट आप निकाल लें। अगर आप लाए हैं, नहीं लाए हैं तो मैं इस पर समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं आगे कर दूंगा। अगले क्लास से आप जो है एक्ट लेके आए, मैं अभी शॉर्ट में आपको पढ़ देता हूं अपने नोट से। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये जो सेक्शन 2 है, इट रूल्स एंड इट कंडक्ट्स और इट कवर्स और टॉक्स अबाउट द हिंदू मैरिज, एंड ये एप्लीकेबल अरुण भारद्वाज जी देखते हैं उसको कि मुस्लिम मैरिज जब उस टॉपिक पे पहुंचते हैं तो किस तरह से डिफरेंट है हिंदू मैरिज। पहली बात आप ध्यान रखिए कि हिंदू मैरिज इज अ संस्कार, ठीक है। तो दैट दिस वे दिस इज डिफरेंट देन द मुस्लिम मैरिज और द क्रिश्चियन मैरिज। बाकी हम आगे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट के विषय में हिंदू मैरिज को हम कैसे लेते हैं या हमारा कानून कैसे लेता है। तो जो सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, दैट कवर्स योर द मैरिज पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड नाउ इट इज एप्लीकेबल टू whom, ये किस पे लागू होगा, कोई बताएंगे मुझे? ऑफ कोर्स ये हिंदुओं पे लागू होगा। हिंदू कौन है, हम विस्तार से इसकी चर्चा
कर चुके हैं पिछले क्लासेस में कि हु आर हिंदू, ठीक है। तो उसमें बड़ी स्पष्टता है, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है, जो नए लोग हैं, और मैं ये भी देखता हूँ कि आप लोग कितना लेसन रिवाइज कर रहे हैं। आपसे मैंने एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात की थी, जिसमें हिंदू कौन है यह डिवाइड किया गया, बताया गया था। अगर आप लोग कोई जजमेंट को टाइप करेंगे यहाँ चैट बॉक्स में तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको याद रह जाएगा, तो आप टाइप करें। लेकिन तक मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि जो सेक्शन 2 है वो हिंदू मैरिज को कवर करता है साथियों। और हिंदू कौन है, हम काफ़ी विस्तार से इसके बारे में बात कर चुके हैं। मसलन सिख, बुद्धिस्ट, जैनिस, दे आर हिंदूज, नो डाउट अबाउट इट। ऐसा कोई धर्म, ऐसी कोई संप्रदाय जिसका ओरिजिन हिंदू फिलॉसफी में है, ध्यान रखिएगा, हिंदू धर्म में नहीं, हिंदू फिलॉसफी में है, वह भी हिंदू ही माना जाएगा। मतलब ब्रह्मो समाज, मतलब आर्य समाज, मतलब स्वामीनारायण संप्रदाय, मतलब वैष्णव, मतलब शैव्स, आस्तिक, नास्तिक, जो भी परंपरा, कबीरपंथी, वो सब के सब हिंदू माने जाएंगे। लिंगायत, प्रार्थना सभा, कोई भी समाज, इस पे हम बात कर चुके हैं। एक बड़ा कोर्ट का इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है, आप टाइप करें यहाँ, पिछली क्लास में हमने बात की थी। तो दे ऑल आर हिंदू। अब इसके बाद भी कोई बच जाता है, अगर सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे मत संप्रदाय जो हिंदू दर्शन शास्त्र से निकलते हैं, तो यस, आपने बिल्कुल सही लिखा संजय त्रिपाठी जी, शास्त्री वर्सेस मूलादास। और एक 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 केस और था, वो भी कोई लोग टाइप करें। तो मैं ये कह रहा था इसके अलावा भी कोई लोग बच जाते हैं। तो अगर वो मुस्लिम नहीं हैं, वो क्रिश्चियन नहीं हैं, वो पारसी नहीं हैं और वो ज्यूज नहीं हैं, तो वो भी हिंदू माने जाएंगे। उनके ऊपर भी सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा एक एक्सेप्शन और था कि इनहेरिटेंस और विवाह के मामले में ऐसे लोग जो हिंदू एक्ट आने से पहले हिंदू धर्म के, जिनके जनरेशन मतालंबी थे और उनके विवाद जब उस दौर के होंगे, सो दे अगेन वुड बी ट्रीटेड एंड ट्राइड अंडर हिंदू एक्ट। मैंने आपसे एक तमिल बनिया कम्युनिटी की बात की थी, जो कि आज क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनके इनहेरिटेंस, उनके प्रॉपर्टी, उनके ड्यूटी ऑफ सन इत्यादि की जब बात आती है, तो वो जो है हिंदू मैरिज, हिंदू एक्ट के तहत ही डील होता है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि हिंदू कौन है, यह बड़ी अच्छी तरह से हमने परिभाषित आपको कर दिया। अब आता है कि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है संस्कार का, जो विवाह का, तो उसमें जो सबसे पहली बात है कि ये हिंदू व्यवस्था के तहत संस्कार की जो कॉन्सेप्ट है, विश्वास है, उसके तहत ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। तो यहाँ पे या इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट तो वही माना जाएगा ना जो मेरे जीवन काल तक प्रभावी है। जब व्यक्ति ही नहीं है, दो लोगों ने जिन्होंने करार किया, उसमें से एक व्यक्ति होता ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट परपेचुअल अनलेस एंड अनटिल कहा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो उस व्यक्ति के मौत के साथ ख़त्म माना जाता है। तो जब यह विवाह लाइफ लॉन्ग है और लाइफ के बाद भी है, यह सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं है, आने वाले जनरेशन तक का बंधन है। आपने अक्सर सुना होगा 7 जन्मों का यह बंधन है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है? इसलिए इसको इस दृष्टिकोण से संस्कार मानना उचित होगा और संस्कार कहना उचित होगा। और कोई भी संस्कार, हिंदू संस्कार, जो 16 संस्कार बिना धार्मिक रीति रिवाज के पूर्ण नहीं माने जाते। तो विवाह या जो कन्यादान,
जो संस्कार के तहत कॉन्सेप्ट है वह तभी पूर्ण माना जाएगा जब इसके इर्द गिर्द इससे संबंधित जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है, वह पूर्ण नहीं होंगे तो यह कंप्लीट संस्कार नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए जो एक आवश्यक शर्त है इस संस्कार की पूर्ति के लिए, ब्राह्मण की उपस्थिति, 7 फेरे, इवन बार बार नौवे की उपस्थिति, और वो सारे विधि विधान संपन्न हो तभी यह माना जाएगा। अब जो सवाल उस संस्कार की लेके हम चलें तो ये कहाँ से आ रहा है? ये उस वेदा से आ रहा है, वेद से आ रहा है, जो हमारा एंशिएंट सोर्स है हिंदू लॉ का। और उसमें जो कॉन्सेप्ट है विवाह का, मैं बार बार कह रहा हूँ, व्यक्ति तब तक परिपूर्ण नहीं है जब तक वो विवाह नहीं करता, उसके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसके धार्मिक अनुष्ठान कंप्लीट नहीं माने जाएंगे, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, जो सब उस हिंदू धर्म की फिलॉसफी है। एंड यहाँ पे है जो जीवन है उसका वही सफल नहीं माना जाएगा, और वो जो पार्टनर के साथ बंधन में जुड़ रहा है, जो संबंध जोड़ रहा है, वो जन्म जन्मांतर का संबंध है, आने वाले संबंधों कई जन्मों तक उन्होंने साथ रहना है, एंड इट गोज ऑन। तो अगर इस परिधि में हम देखते हैं तो हिंदू विवाह संस्कार है, सैक्रेमेंट है। तो एक सवाल यहाँ पे बनता है जो आपसे पूछा भी जाता है अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में, और पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये सवाल आ सकता है, वो तो मल्टीपल चॉइस होगा, आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। और सब्जेक्टिव में या ऐसे टाइप में यह सवाल बन सकता है कि इज हिंदू मैरिज ए सैक्रेमेंट और ए कॉन्ट्रैक्ट? बिकॉज यहाँ पे भी दो मत है, कुछ लोग इसको संस्कार कह रहे हैं, कुछ लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो सवाल बनता है या जो सवाल है कि क्या हिंदू विवाह एक करार है या एक संस्कार है, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहली बात तो हम करें तो हिंदू मैरिज, जैसा मैंने इतनी लंबी चर्चा की आपसे, कि जो रिलीजियस सैक्रेमेंट जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री एक परमानेंट रिलेशनशिप के तहत, परमानेंट रिलेशनशिप के लिए एक साथ आते हैं, और वह जो रिलेशनशिप है वह न सिर्फ शारीरिक है, न फिजिकल है, वह सामाजिक भी है, वह आध्यात्मिक भी है, वह धार्मिक भी है, एंड it is also for the sexual pleasure. So all emotions, it's the union of, perfect union of mind, body and the soul. शरीर, आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक, मन का सम्मेल है हिंदू विवाह, इसलिए इसको संस्कार कहना उचित होगा। तो इसके सैक्रेमेंट होने के प्रूफ में ऐसी 3 कौन से ग्राउंड हैं कि हम इसको कह सकते हैं कि नो, इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ ए सैक्रेमेंट। सो व्हाट आर दोज ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कैन बी प्रूवन दैट नो, दिस इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एज सच? The contract, definition of the contract in the Indian law or in any law as such, then what are these 3 grounds on the basis of which it can be safely concluded that marriage is a sacrament as far as the Hindu marriage is concerned? So number 1 ground, it is enduring. ये न खत्म होने वाला संबंध है पति और पत्नी का, means its nature is permanent, and यह ऐसा संबंध है जो एक पार्टनर की मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट की तो मूलभूत परिभाषा है कि एक आदमी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप डेड मान लिया जाएगा, बट ये सैक्रेमेंट है, संस्कार है, पहला क्योंकि इट इज़ परमानेंट इन नेचर। दूसरा, एक पार्टनर की मौत के बाद भी यह खत्म नहीं माना जाता। तीसरा, एक बार यह संबंध स्थापित हो जाने के बाद इसमें विच्छेद की कोई संभावना नहीं है।
यह 7 जन्मों तक चलने वाला संबंध है, पीढ़ी दर पीढ़ी। यहाँ पे लिख रही हैं कोई शायद कि यस इट इज़ पीढ़ी दर पीढ़ी। मैं नाम ऊपर चला गया आपका, चैट मैंने देखा था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यह संस्कार है। एक बार यह बंधन बंध जाने के बाद इसको खोलने की कोई संभावना नहीं है, और ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है, धार्मिक रिश्ता है, धार्मिक बंधन है। और तो तभी पूर्ण माना जाएगा जब इसमें जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो यज्ञ हैं, वो सारे कंप्लीट होंगे। करार में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। यू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट, बोथ दी पार्टीज कैन साइन, फिनिश, इट इज़ गेट डन। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यह संस्कार है। तो इसके इर्द गिर्द जो संस्कार हैं, जो यज्ञ है, जो ब्राह्मण की स्तुति है, जो मंत्रोच्चार है, जो 7 फेरे हैं, जो तमाम विधि विधान हैं, जो कस्टम वाइज कस्टम, शहर वाइज शहर, राज्य वाइज राज्य थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, उन सब को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तो यह पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए इन 3 आधारों पे हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह संस्कार है। फिर इस संस्कार की एक और फीचर क्या है जो इसको कॉन्ट्रैक्ट से अलग करती है? करार में 2 व्यक्ति की सहमति आवश्यक है। इस संस्कार विधि में आप जानते हैं कि गर्ल का जो लड़की थी उसके कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह फैसला सर्वोपरि रूप से, यह अधिकार सर्वोपरि रूप से पिता का अधिकार था। पिता ने जहाँ शादी तय कर दी, लड़की ने वहाँ चले जाना। सो कंसेंट न होने का अभाव भी इसको संस्कार प्रमाणित करता है। करार की आवश्यक शर्त है कंसेंट हो, विलिंगनेस हो, दोनों पार्टी। यहाँ तो जो व्यक्ति, जो कन्यादान किया जा रहा है, जो वस्तु मेरी है ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो मैं किसी को दे सकता हूँ, मुझे उससे पूछने की आवश्यकता क्या है। तो इसलिए भी इसमें जो कंसेंट ऑफ गर्ल था, दैट वाज नॉट रिसाइडेड रिक्वायर्ड, एंड द फादर वाज द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकर हु वुड डिसाइड दैट उसकी बिटिया, उसकी शादी कहाँ होगी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो उस ज़माने में जब ये कानून था तो यहाँ पे ये सवाल उठाया जा सकता है कि सर अभी तो आप नारी की उत्कृष्ट स्थिति की चर्चा कर रहे थे उस पद्धति में, और अब यह कैसा समाज था जहाँ उस लड़की से पूछा ही नहीं जा रहा है, उसके जन्मांतर के संबंध को स्थापित करने के लिए आप स्वयं कह रहे हैं यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला संबंध है। आप स्वयं कह रहे हैं कि एक बार बंधन में बंध जाने के बाद इसको तोड़ने का कोई विकल्प नहीं था। तो फिर यह कैसा समाज था कि आप जब उस लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतने बड़े बंधन में बांध रहे हैं तो उसका कंसेंट लिया ही नहीं जा रहा है, आवश्यक ही नहीं है, वह पिता पे छोड़ दिया गया। तो आपका सवाल सही है, लेकिन सच्चाई यह है कि लड़के से भी कहाँ पूछा जाता था, लड़के को भी कहाँ दिखाया जाता था, लड़के का कौन सा कॉन्सेंट लिया जाता था। तो दोनों, जिसको पिता ने जो आदेश कर दिया वह मान लिया जाता था। आप लोग खुशकिस्मत हैं, आपसे आपका कंसेंट पूछा जाता है। मेरे दौर के लोग शायद यहाँ नहीं जुड़े होंगे, अपने पिताजी से जाके पूछें, अपने चाचा से पूछें, अपने दादा से पूछें कैसे शादियाँ होती थी। कंसेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ यह करार था ही नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, यह संस्कार था। और दोनों वर और वधू के पिता ही इस बात का फैसला लेते थे, या दोनों परिवार ही इसका फैसला लेते थे। आपको हंसी आएगी, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शादी का ऑफ़र सर्वप्रथम मेरे जीवन में जब मैं कक्षा 8 का छात्र था तब आया था। तो हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज की, आज भी प्रिवलेंट है, हमारे टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा था। और बहुत से साथी हमारे जो विश्वविद्यालय में आए प्रथम वर्ष में, वो शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, और आपने वो घटनाएं भी सुनी होगी। मैं थोड़ा माहौल को हल्का भी कर दूं तो आपका मन लगा रहे, और इलाहाबाद के कुछ संस्मरण भी साझा होते रहें। आपने एक घटना सुनी होगी, आप लोगों को पता नहीं याद हो या ना हो,
मेरा अभिप्राय किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नहीं है, या मैं ऐसा करता हूं, मैं नाम नहीं बताता हूं, मैं घटना शेयर कर देता हूं। तो एक हमारे यहाँ छात्र नेता थे जो बार बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ते थे और वो हार जाया करते थे। तो उन्होंने कई तरह की धमकी हर चुनाव में देनी कि भाई अगर इस बार तुम छात्रों ने मुझे नहीं जिताया तो मैं नैनी के पुल से कूद करके गंगा मैया में समाहित हो जाऊंगा। फिर भी छात्रों ने उनको नहीं जिताया, तो और किसी भी तरह की धमकी उनकी काम नहीं आई। तो जो लास्ट धमकी उन्होंने हमें दी और उस साल वो जीते, वो धमकी थी कि भैया अब तो मुझे विश्वविद्यालय से बाहर करो, मेरी बिटिया पढ़ने आ गई फर्स्ट ईयर में। तो छात्रों ने कहा कि नहीं, अब ज़रूरी है, अब सर को बाहर निकाल दिया जाए। तो उस साल तमाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने मिलकर उनको चुनाव जिता दिया और वो अध्यक्ष होकर के विश्वविद्यालय से बाहर हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस ज़माने में ना लड़के का कंसेंट लिया जाता था, ना लड़की का कंसेंट लिया जाता था, और शादी कर दी जाती थी। ये संस्कार था। हाँ, इसमें जो एक अधिकार था कि, या बाद में जो आया, जो कानून में जुड़ा, कि उस पर जोड़ भी पड़ा, जैसे सामाजिक बदलाव हुए कि फिर यह चाइल्ड मैरिज जब अपराध घोषित हो गया, कहा गया बाल विवाह एक अपराध है कानून के द्वारा, तो यह देखा जाने लगा कि एटलीस्ट जो मैरिजेबल एज है 21 फॉर बॉय एंड 18 फॉर गर्ल, वो फॉलो किया जाए। बट कंसेंट, अभी भी कंसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, और मेरे समझ से आज भी बहुत सारे समाज में, ग्रामीण परिवेश में शायद दोनों का कंसेंट, कानूनी बात में नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक कस्टम्स, आज भी उसकी ज़रूरत नहीं है। दो परिवार मिलकर फैसला कर देते हैं और जो फैसला होता है वो दोनों पक्षों को मान्य होता है। सिर्फ एक एज का ध्यान रखा जाने लगा इसमें। तो के इस कनेक्शन से कि फिर वो कॉल आने से बाधित हो जाता है। चलिए हम कोशिश करते हैं, हमने काट दिया है। तो जो आज की बात में अगर हम प्रेजेंट डेट की बात करें तो इसमें दो शर्तें जुड़ गई। वो शर्तें क्या क्या जुड़ी? एक तो कंसेंट होना आवश्यक है, लड़के और लड़की दोनों का, विशेष करके लड़की का। जो दूसरी शर्त जुड़ी वो जुड़ी कि मेंटल साउंडनेस, कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अगर शादी के बंधन में बनता है, या जिस वक्त वो शादी की जाती है, तो वह शादी वैध नहीं मानी जाएगी। तो जैसे ही ये दो कंडीशन आया तो संस्कार से हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ लिए। जो हमारा सवाल था, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि हिंदू मैरिज इज संस्कार और करार, इज ए सैक्रामेंट और इज ए कॉन्ट्रैक्ट। सो आई हैव डिफाइंड यू हाउ इट वाज सैक्रामेंट, व्हाई इट वाज सैक्रामेंट। यह संस्कार क्यों था, कैसे था, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। समाज आगे बढ़ा, चाइल्ड मैरिज पे बैन लगा, तो 3 कंडीशंस मैरिज के लिए आ गई। पहला कंडीशन एज, दूसरा कंडीशन कंसेंट, और तीसरा कंडीशन दैट द पर्सन एंटरिंग इनटू द रिलेशनशिप मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। सो ये 3 कंडीशंस जैसे ही आई, देन ये कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स इसमें समाहित हो गए और हिंदू विवाह संस्कार से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ गया। अगर इन 3 में से एक शर्त भी नहीं पालन होगा तो आज के परिवेश में, आज के कानून के हिसाब से वह शादी वैध नहीं मानी जाएगी। ऐसे किसी भी अगर शादी संपन्न हो गई है तो व्यक्ति को, विक्टिम को, उसको एनल्ड किए जाने का, उसको अयोग्य घोषित किए जाने का पूरा अधिकार है। जो हमारा सेक्शन 2 है, यू नो आई हैव टोल्ड यू द मैरिज इज डेल्ट अंडर सेक्शन 2। जो हमारा सेक्शन 12 है कि वो अब इस बात को हमें इजाज़त देता है या उस बात से डील करता है कि अगर कंसेंट नहीं है मैरिज का तो हिंदू विवाह कानून के तहत यह संबंध वैध नहीं माना जाएगा। दैट कम्स फ्रॉम सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, that despite the absence of the consent of the bride, the marriage is valid and legal.
लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, इस बारे में हमारा सेक्शन 11 और सेक्शन 12 चाइल्ड मैरिज और लेके थोड़ा एब्सेंट है। हम एक तरफ कह रहे हैं कंसेंट आवश्यक है, लेकिन अगर बिना कंसेंट के शादी कर दी गई तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो सेक्शन 12 उसको कहता है कि ये आवश्यक है दैट डिस्पाइट द एब्सेंट ऑफ द कंसेंट ऑफ द ब्राइड, लड़की के बिना मर्जी के अगर शादी कर दी गई तो भी कानूनी दृष्टिकोण से यह शादी कानूनी मानी जाएगी। ठीक है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, नल्ड कर सकते हैं, डाइवोर्स के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन जो स्टेटस उसको अकॉर्ड होगा डे 1 से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो उसको लीगल माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कंसेंट इज वन एलिमेंट, बट विदाउट कंसेंट ऑफ द गर्ल इफ द मैरिज हैज बीन परफॉर्म legally it is legal, it is void. So now speaking from the concept of the modern marriage, we can say Hindu marriage is a contract. So आप दोनों लोग सही हैं, जो कह रहे थे संस्कार है और जो कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप दोनों लोगों को इसको पूर्ण बनाना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा हिंदू मैरिज इज बोथ, इट्स अ सैक्रामेंट एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. So that is our concluding remark after explaining the feature that why it is sacrament. Then the second part we will say why it is contract, and after proving both, in the end we will conclude going by the features. We can safely say Hindu marriage is neither a contract nor a sacrament, but it can be said a semblance of both, हैविंग फीचर्स ऑफ बोथ. इसमें दोनों ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, विशेषताएं मौजूद हैं. सो इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ, इट इज़ सम टोटल ऑफ बोथ. एज सच इस्लामिक लॉ और द इस्लामिक मैरिज और द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज, हिंदू मैरिज इज डिफरेंट, वेयर एज those marriages are exclusive contract. We will talk about it later. अब जो सवाल हमारा होता है कि जब हमने देख लिया कि ये संस्कार है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के फीचर हैं, तो हमारे यहाँ हमने आपसे कहा कि कस्टम वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द एंशिएंट लॉ एंड हैज़ बीन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, द लेजिस्लेशन, एंड एज वी आर टॉकिंग दैट विवाह और द कन्यादान और द संस्कार is a very ancient feature of the Vedic age, from where our Hindu dharma or our Hindu act originates. So thus it can't be same for all over the India. So there were different forms of marriage prevalent and still today prevalent in India, all under the umbrella of the Hindu Marriage Act 1955 and Hindu Act. So now let's talk about those different forms of marriage. What were those forms? So basically there are 8 forms of marriage, out of which few are considered legal and few are considered illegal. Few are considered acceptable, few are considered non-acceptable, but anyhow 8 forms of different marriages were prevalent in India, or still considered to be prevalent in some society, some community there. So let's talk of those 8 different forms of marriages. If you all want to type it, you are welcome to type the different form of the marriage. At this stage we will see what is acceptable and what is not acceptable. So the different form of the marriage and the most prevalent form and the most accepted form. So it's in hierarchical order. Was the first one in the order was Brahma form of the marriage. Brahma form of the marriage. The second was the Deviya form of the marriage. The third was the Arsa form of the marriage. The fourth was Prajapatya form of the marriage. आप सब ने ये सब पढ़ा होगा, सुना होगा, ठीक है. Then Asura form of the marriage, then Gandharva form of the marriage, then there was Rakshasa form of the marriage, and then also there was the Paisachik form of the marriage. Yes, कौस्तुभ जी ने लिख दिया ब्रह्मा, दैव्य, आर्य, प्रजापत्य, असुर और कुछ लिखा है, चश्मा नहीं है, गंधर्व, राक्षस और पिचास.
तो आप ये जानते हैं कि ये थे। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि अंडर द लॉ ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ द मैरिज वर रिकॉग्नाइज्ड? So there is an important case which gives recognition to all these 8 different forms of the marriage under the Act. आप चाहें तो वो लिख लें। The case was Kopi Setti Subba Rao versus the state of Andhra Pradesh. Supreme Court, Kopi Setti, KOPPISE TTI. I will repeat, KOPPISETTI. Kopi Setti Subba Rao, SUBHARAO versus State of Andhra Pradesh. So in this case, the SC has recognized or considered all these forms of the marriage as propounded by or given by the Aryan Hindus. You know the basis. Then we further, समाज हमारा आगे बढ़ा, सामाजिक परिस्थितियाँ चेंज हुई, सामाजिक विचार बदले और हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि ये 8 में से हम किसको मानक होंगे, कौन से मान्य होंगे और कौन से अमान्य होंगे. So these 8 forms of the different marriage were divided into 2 subcategories. One was the approved and the other was unapproved. So if we talk of approved form of the marriage, which is still acceptable by the law and in the society, prevalent in the society, are Brahma, Dev, Arsa and Prajapatya form and comes under the approved form of marriage. अब ये जो चारों फॉर्म है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि ये मैरिज इस फॉर्म में है? तो इसकी जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स. गिफ्ट्स का, उपहार का आदान प्रदान. तो पिता अपनी कन्या, जिसको गिफ्ट, जो कि तमाम तरह के अच्छे वस्त्रों में, गहने में, ज्वेलरी के साथ वर पक्ष को सौंपता है और बदले में वर पक्ष भी कन्या पक्ष को तरह तरह के उपहार देते हैं. तो इस प्रक्रिया में एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को उपहार देते हैं. और ये इस चारों फॉर्म जो हमारा अप्रूव्ड फॉर्म है, उसको, उसकी विशेषता है और उसको ये माना जाता है. आज भी जो कॉन्सेप्ट था ब्रह्मा फॉर्म ऑफ द मैरिज का, वो ये था कि ब्राह्मण जाति के लोग या समाज में जो ब्राह्मण हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को गिफ्ट, उपहार लेने का अधिकार है, सिर्फ वही योग्य हैं. तो इसीलिए इस तरह की शादियां ब्राह्मण जातियों में काफ़ी प्रचलित थी, एक्सेप्टेड थी और वो वहाँ माना जाता था. फिर जब सवाल उठता है कि अगर ब्राह्मण के अलावा किसी और को गिफ्ट लेने का अधिकार नहीं था और यह कन्यादान था, तो वह दान दूसरी जाति के लोग कैसे स्वीकार करते थे या कैसे कर सकते थे? तो आइए हम उसकी बात आगे करते हैं. सो से ब्राह्मण कम्युनिटी में ब्रह्मा फॉर्म ऑफ द मैरिज वाज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल. इसमें भी एक केस है इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया. एंड द नेम ऑफ द केस इज़, मैं इसको टाइप कर दूंगा बाद में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, बिकॉज स्पेलिंग्स आर क्वाइट ट्रिकी हियर एंड आपको यहाँ लिखने में असुविधा होगी, तो मैं आपको आपके ग्रुप में टाइप कर दूंगा. सो दिस केस वाज एस अत्ति केशवम चेट्टी वर्सेस एस रामानुजम चेट्टी एंड अदर्स. तो इस केस को जब डील किया सुप्रीम कोर्ट ने, जहां ब्रह्मा फॉर्म ऑफ द मैरिज को डिफाइन करने की बात उठी थी, अप्रूव करने की बात उठी थी, तो 2 प्रेसिडेंट सेट हुए विवाह के लिए. क्यों इसको अप्रूव माना गया?
तो उसमें 2 प्रेसिडेंट सेट हुए, 2 चीज़ें निवल के सामने आई। पहला कि अगर किसी विवाह में किसी और पद्धति से विवाह होने का प्रमाण नहीं है तो यह माना जाएगा कि यह विवाह ब्रह्मा पद्धति के द्वारा संपन्न हुई है। एम आई क्लियर और शुड आई रिपीट? सुप्रीम कोर्ट के इस केस में एस अति केशुवलु चेट्टी वर्सेज एस रामानुजम चेट्टी एंड अदर्स ब्रह्मा समाज के मैरिज के बारे में फैसला देते हुए 2 बातों को it must be presumed that the marriage is one of the approved form, कि अगर कोई और साक्ष्य नहीं है तो जो भी हिंदू एक्ट के तहत विवाह संपन्न हुए हैं वह ब्रह्मा पद्धति या अन्य 3 पद्धति, मैंने कहा था जो 8 हैं, 8 में से हमने 4 को अप्रूव्ड माना और 4 को अनअप्रूव्ड माना। तो अगर किसी साक्ष्य के द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया जाता है और विवाह संपन्न हो चुका है हिंदू मैरिज में, तो यह माना जाएगा यह विवाह किसी भी जाति की व्यक्ति का हो, वह ईदर ऑफ द 4 ब्रह्मा, दैवीय, प्रजापत्य एंड अरसा फॉर्म में संपन्न हुआ होगा। इसके लिए अलग से प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं तो आइए हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। यही शर्त तो हिंदू होने की भी थी और आपको एक केस मैंने इस बारे में आपसे चर्चा किया था, पेरू वर्सेस पेरू स्वामी का, कि अलग से हमें प्रमाण देने की, किसी सेरेमनी की प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदू हैं। एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि वह हिंदू है और वह स्वीकार्य था अपने संविधान में, वो हिंदू धर्म को मानता है, उसका उसमें यकीन है, तो उसको किसी तरह के प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से जो हिंदू कानून के तहत जो हिंदू मैरिज है, अगर कोई अलग से प्रमाण नहीं दिया गया तो यह मान लिया जाएगा कि यह 4 जो अप्रूव्ड फॉर्म्स ऑफ द मैरिज है उसके तहत समाज में इस व्यक्ति की शादी हुई है। ये आया आपके सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से, एस अत्तू केशवल चेट्टी वर्सेस एस रामानुजम चेट्टी एंड अदर्स। जो दूसरी बात आई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, वो उस पर हम और आगे भी चर्चा करेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट भी यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा, उसकी हम चर्चा करेंगे साथियों। वह जो दूसरी बात थी कि अगर ऐसे किसी शादी में, ऐसे किसी अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द मैरिज में जो महिला है, जो पत्नी है, जो माँ है, वो उसके कोई बच्चे नहीं हैं, शी इज़ ए चाइल्डलेस मदर, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो संपत्ति है, वह किसको जाएगा? क्या वो जिस घर से आई है उसके मायके वालों को चला जाएगा या उसके ससुराल पक्ष को जाएगा? तो यह भी कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो चीज़ आया इसी केस की जजमेंट से, एस अत्तू केशवल चेट्टी वर्सेस एस रामानुजम चेट्टी। और इस केस में यह कहा गया कि चाइल्डलेस वुमेन मैरिड इन वन ऑफ द 4 अप्रूव्ड फॉर्म्स विल गो टू हर हस्बैंड आफ्टर हर डेथ। तो ऐसी किसी महिला का, ऐसी किसी पत्नी, अगर वह इन 4 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म के द्वारा शादी की गई है, और वो आपको बता दिया गया कि अगर प्रमाण नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि यह हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई शादी इन्हीं में से किसी एक फॉर्म में हुई है और आधा यह वैलिड है, और चाइल्डलेस होने के कारण उस महिला की जो निजी संपत्ति है, उस महिला की संपत्ति है, वह उसके मायके पक्ष को न जाके उसके ससुराल पक्ष, और ससुराल पक्ष में भी उसके हस्बैंड को जाएगी। और यह आधार बना आगे हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट का। तो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, आप यहाँ कौस्तुभ जी डिवाइन कर रहे हैं कि ब्रह्म विवाह दोनों पक्ष की सहमति से
समान वर्ग के सुयोग वर से कन्या की इच्छा अनुसार विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह कहलाता है। इस विवाह में वैदिक रीति और नियम का पालन किया जाता है, यही उत्तम विवाह है। बिल्कुल सही बात है, बट जो कन्यादान का अधिकार है लेने का वो सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी को है, इसीलिए आगे सवाल उठता है। हम आगे बात करेंगे। तो फिर क्षत्रिय क्या करेगा, फिर वैश्य क्या करेगा? ये इस ब्रह्मा में जो व्यवस्था है वो दान की है, और दान गिफ्ट ऑफ एक्सचेंज और रीति रिवाज और रस्म बिल्कुल है वहाँ पे। तो और दान लेने की मुझे पात्रता ही नहीं है। अगर मैं ब्राह्मण जाति से नहीं हूँ तो फिर दूसरे जाति के लोग किस पद्धति के तहत शादी करते थे, हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई केस आप मुझे रिपीट करना चाहते हैं, मुझे 1 सेकंड भी दे दें आप थोड़ा। कोई सवाल या मैं आगे बढ़ूं? क्या आप चाहते हैं कि ये जो 4 एटलीस्ट जो अप्रूव्ड पद्धति है या जो ये 8 पद्धति है इसके बारे में एक एक लाइन की चर्चा हो, या मैं आगे बढ़ जाऊं? आप इसको समझते हैं कि ये क्या था? मुझे जवाब दीजिए। एक एक 2-2 लाइन में ये सारे फॉर्म्स ऑफ विवाह ये किस तरह से एक दूसरे से अलग था, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इस पर चर्चा करें, या हम आगे जो इससे इम्पॉर्टेंट केस ला हैं उसकी तरफ बढ़ जाएं। आप लोगों ने इसको विस्तार से अपने क्लास में पढ़ा होगा। नहीं कंटिन्यू तो ठीक है, लेकिन स्पष्ट करो कि क्या इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विवाह की चर्चा करनी है या सीधे केस लॉ पे आ जाऊं। इससे पता भी लगता है ना कि आप लोग अटेंटिव हैं, आप क्लास में हैं, सुन रहे हैं, आप पूरी तरह से जुड़े हैं, इसलिए मैं आप लोगों को जोड़े रखता हूं। जवाब आ नहीं रहा है। कंटिन्यू शादी तो कन्फ्यूजन कर रहा है। चलो देखते हैं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। आप जो भी मुझे लिख रहे हैं, जो भी समझाना चाह रहे हैं। हाँ, रूही जी कहें अब ये क्लियरिटी आई। नहीं सर, केस लॉ पे ठीक है। तो आप मैं मान लेता हूँ कि आप ये समझते हैं कि दीज मैरिजेज वर ऑफ डिफरेंट फॉर्म। तो आइए हम सबसे पहले ब्रह्मा मैरिजेज जो आप जानते हैं, जो आप समझते हैं, उससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ को लेते हैं। तो ब्रह्मा मैरिज के बारे में केस था, ये सिंपल है, आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग कोई ट्रिकी नहीं है। रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड अदर्स 2004 का ही केस है, बहुत रिसेंट केस है। तो इस केस द्वारा यह माना गया या समझा गया या बिलीव किया गया, मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्रह्मा समाज की जब हम बात करते हैं, सॉरी, ब्राह्मण फॉर्म ऑफ मैरिज की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा हम सीधे केस लॉ पे बढ़ रहे हैं। तो जो इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है ब्रह्मा फॉर्म ऑफ द मैरिज, जो हमारा वन ऑफ द अप्रूव्ड फॉर्म। कोई बात नहीं, मैं आप दोनों पक्षों को संतुलित करने का प्रयास करूंगा। मैं केस लॉ की चर्चा करते करते भी मैं फॉर्म ऑफ द मैरिज चर्चा कर दूंगा, तो इसलिए आप दोनों पक्ष से संतुष्ट हो जाएंगे। आप जिनको केस लॉ की तरफ ध्यान देना है वो समझेंगे हमें केस लॉ मिल रहा है, और जिनको वो फॉर्म ऑफ मैरिज समझना है उनको तो यह आवश्यक ही है कि केस लॉ भी समझना है। तो दोनों की चर्चा आ जाएगी। ब्रह्मा फॉर्म मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप समझते हैं कि बेसिकली दान था, गिफ्ट ऑफ एक्सचेंज था, धार्मिक रीति रिवाज। यहाँ कौस्तुभ जी ने भी बड़ा अच्छा हिंदी में लिख दिया है, अब बाद में भी चैट को रेफ़र कर सकते हैं। तो इससे जो संबंधित केस लॉ है, जो फर्स्ट अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ द मैरिज है, वो है रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम एंड अदर्स 2004। तो इस केस में ऐसा माना गया, ऐसा समझा गया कि शायद दहेज प्रथा की उत्पत्ति इसी फॉर्म ऑफ मैरिज के कारण हुई होगी। जो दहेज प्रथा की जन्म होती है, जो आज क्राइम है डॉरी, वो कहीं ना कहीं यहीं से आई होगी, लेकिन ये कोई स्पष्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, स्पष्ट बात नहीं की गई। ऐसा उन्होंने एक अपना
ओपिनियन व्यक्त किया, ये कंक्लूजन नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो हमारे मत हैं, जो हमारे राउथर हैं, जो हमारे विचारक हैं, वो कहते हैं कि जो ब्रह्मा मैरिज कहीं से दहेज प्रथा के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता है, बिकॉज जो वधू का पिता है वो स्वेच्छा से वर को गिफ्ट देता है, न कि उस पर किसी तरह का दबाव होता है, न कि सामने वर पक्ष उससे मांगता है। और इसके समर्थन में वह मनुस्मृति को, आज के जो लेखक हैं, जो इस मत के प्रोपाउंडर हैं, मनुस्मृति को कोट करते हैं। जो दूसरा पक्ष है, जो विपक्ष है, इस केस को जो लेके वहाँ गया था, उसका कहना है कि नहीं, ये किताबी बात है, किताब में लिखी है। जो प्रैक्टिकल है, जो समाज में ये है कि जो वर पक्ष है वो वधू पक्ष के ऊपर दबाव बनाता है और हर तरह का प्रेशर और हैरेसमेंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है, और वह जो वधू पक्ष है उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, उस पर दबाव बनाता है। और इसीलिए दहेज प्रथा की उत्पत्ति शायद दिस ब्रह्मा फॉर्म ऑफ द मैरिज से हुई होगी। बट जो मनु के समर्थक हैं, जो मनुस्मृति को आधार बना करके इस बात को नकारते हैं, वो कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वधू की आवश्यकता वर पक्ष को ज़्यादा है। और क्यों है? क्योंकि वर का कोई भी धार्मिक कृत्य तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक उसकी शादी ना हो, उसकी पत्नी उस कृत्य में शामिल ना हो। और जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा ड्यूटी है एक बच्चे का, एक पिता का, एक पुत्र का पिता के प्रति, वो ये है कि पिंडदान करना, अपने पितरों को मुक्ति दिलाना। तो जब तक यह पत्नी घर में आएगी नहीं, तब तक ऐसा माना जाता है कि इस शादी के द्वारा, ब्रह्म समाज रीति से शादी अगर की गई है, संपन्न हुआ है, तो हमारे 10 एंसेस्टर्स, हमारे 10 पूर्वजों को और उनके बाद के लोगों को, पूरी 10 पीढ़ी को मुक्ति मिल जाता है। सो दिस वाज द इम्पॉर्टेंट केस लॉ। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू दैव्य पद्धति। तो इसके बारे में, दैव्य का मतलब यह एक भगवान के प्रति, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट है। यहाँ पे एक हमारा भगवान के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा कर देने को दैव्य प्रवृत्ति से, दैव्य तरीके से विवाह संपन्न होना माना गया। मैरिज रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ गॉड, भगवान के प्रति जो आभार व्यक्त करने का हमारा है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो ब्रह्मा में जहाँ पिता पुत्री का कन्यादान करता था, यहाँ पे पिता बतौर दक्षिणा वर को कन्या सौंप देता है। ठीक है, क्योंकि वो दान सीधा ले नहीं सकता है, उसको है नहीं। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं ब्राइड के, वधू के, वो जाके लड़के को ढूंढते हैं और यह क्रिया संपन्न करते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में ऐसा विचार है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा फॉर्म के बजाय दैव्या फॉर्म थोड़ा नीचे स्तर की शादी मानी जाती है, नीचे तरीके का। बिकॉज यहाँ पे पिता जो है अपनी बेटी का सेक्रीफाइस करता है, अपनी बेटी का हिंदी क्या होगी, सेक्रीफाइस से त्याग करता है। और इसीलिए एक तरह से यहाँ पे जो वहाँ एक्सचेंज है, देखिए वहाँ पे वर पक्ष भी कुछ दे रहा है, वधू पक्ष भी कुछ दे रहा है, समानता है। यहाँ पे समानता नहीं है, यहाँ पे ये एक धार्मिक ड्यूटी है, एक गॉड के प्रति मेरा कर्तव्य है, तो मुझे त्याग करना है, मुझे बदले में कुछ नहीं लेना है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जो महिला की स्थिति है इस पद्धति में इन्फीरियर समझी जाती है, उसको एक वस्तु समझने का कॉन्सेप्ट है, और इसलिए वो थोड़ा ब्रह्मा पद्धति से इन्फीरियर समझी जाती है। और अकॉर्डिंग टू मनु एंड द मनुस्मृति, इस तरीके से भी हुआ विवाह वैलिड है, वैध है, एक्सेप्टेबल है। और इस दशा में 7 पुस्तों को आने वाली पत्नी मुक्ति प्रदान करती है। उस प्रथा में 10 पुस्तों को और इस प्रथा में 7 पुस्तकों को। इसके बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लूँगा, और जो आज देख पाया हूँ कोई इम्पोर्टेंट केस लॉ नहीं है।
तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ और आपका तीसरा पद्धति है वो अरसा है। तो इस हालात में यह भी इंफीरियर समझा जाता है। इस हालात में शादी किसी साधु या ऋषि से कर दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो पिता क्या कहें मनी रूप से पैसे से संपन्न नहीं है और पैसे के अभाव में अपनी बेटी का शादी नहीं कर पाता है, तो वो इस पद्धति के द्वारा अपनी बेटी का कन्यादान या अपनी बेटी की शादी को संपन्न करता है। और बदले में उसको उस समय जो प्रथा थी, कुछ गाय कुछ बैल वो साधु या वो ऋषि उसको प्रदान करता था पिता को, और इसीलिए इस पद्धति को भी हीन माना गया, हे माना गया कि पिता एक तरह से बेटी को बेच रहा है, वह कुछ ले रहा है उसके बदले। लेकिन it is also considered to be a acceptable form of the marriage prevalent in the society। हाँ, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन मोर और लेस की तरह पे हो रहा है। जी ठीक कहा आपने विवेक सुला। पिता के साथ वर यज्ञ में पुरोहित का कार्य करता है, वधू का पिता शुल्क के रूप में एज ए सेक्रीफाइस, एज ए दक्षिणा उसको सौंप देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब हम लोग आगे बढ़ गए। ये दिस अरसा फॉर्म ऑफ द मैरिज, जहाँ एक साधु को, एक सेज को आप कन्या को सौंपते हैं, और इसके बारे में भी 3 पीढ़ी इससे मुक्ति की बात समझी जाती है, लेकिन कोई केस लॉ इसमें है नहीं। अब जो चौथा और अंतिम था वो प्रजापत्य फॉर्म ऑफ द मैरिज था। ये बहुत कुछ सिमिलर है आपके ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज से, कि लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये था कि कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट नहीं है। यहाँ पे जो पिता है ब्राइड का, वो जाता है और वो जाके ढूंढता है, बट बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस जो यहाँ पे ब्राइड का पिता है वो जाके ग्रूम को ढूंढता है। वो आज भी है, लेकिन ये ब्रह्मा फॉर्म ऑफ मैरिज में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे इसलिए इसको थोड़ा सा इन्फीरियर माना गया, बट मोर और लेस सिमिलर है। यहाँ पे जब पिता जो है वो अपनी लड़की को सौंपता है तो उसके साथ एक शर्त रखता है कि वो लोग धार्मिक कृत्य साथ साथ पूरा करेंगे, एंड और वो अपनी पत्नी को सम्मान देगा, सम्मान से रखेगा, और उसके सभी धार्मिक और सामाजिक कृत्यों को पूरा करने में उसका पति सहयोग करेगा। मनु के अनुसार, मनु स्थिति के अनुसार इस पद्धति से भी शादी संपन्न होने पे 6 जनरेशन को, 6 पीढ़ी को मुक्ति मिलती है। अब अगर हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ की बात करें इस संदर्भ में, तो वो है राजबीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2008 का एक केस है। तो इस केस के द्वारा यह निर्धारित होता है, आप लोग लिख लीजिए, स्पेलिंग आसान है। हाँ ठीक है, वो कुछ सामान, वो सामान उस समय गाय और बैल ही था। अब आज तो ये फॉर्म है नहीं प्रिविलेज, तो इसकी बात करना बिल्कुल सही लिखा आपने, लेकिन वो सामान गाय और बैल होता था जो ऋषियों के पास होता था उस समय, वो दे के वो कन्या। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं मिडिल ईस्ट में काफ़ी दिन रहा पत्रकारिता के सिलसिले में। वहाँ आज भी हमारा एक फॉर्म ऑफ मैरिज में हम इसको बात करेंगे, जो वर पक्ष है, आपको जान के इतना आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो बताऊंगा वो बड़ा आश्चर्य होगा। जो वर पक्ष है, वैसे इसका इस विषय से कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चर्चा को, हाँ विवेक जी, राजबीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, इसी केस की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं अभी थोड़ा सा इधर चला गया, मिडिल ईस्ट की बात आ गई, इस्लामिक लॉ की बात आ गई। तो वहाँ पे जो कस्टम्स प्रिवलेंट है या जो लॉ है वो ये है कि वहाँ आज भी जो वर पक्ष है वो लड़की को पैसे देता है, एंड दी गर्ल गोज टू हाईएस्ट बिडर। उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि उसकी उम्र क्या है, उसकी योग्यता क्या है। जो लड़की का पिता है, वह जो व्यक्ति उस लड़की, पूरे मिडिल ईस्ट में ये परंपरा है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, वह, और ये कानूनन वैध है वहाँ, जो सबसे बड़ी कीमत
जो सबसे ऊंची कीमत लगाएगा वह पिता अपनी लड़की को उसको सौंप देगा, उसी से उसका विवाह होगा। ये प्रिवलेंट है, ये लीगल है वहाँ पे। हाँ, और आपको ये तो बहुत समाज में है कि हम लड़की खरीद के भी लाते हैं। हरियाणा में भी आज हम बात करें तो बिकॉज ऑफ deficient sex ratio, this system is very prevalent, where these people from Haryana go out and buy the bride from states like Kerala. अगर आज आप हरियाणा की बात करेंगे तो पूरी डेमोग्राफी हरियाणा की चेंज हो चुकी है। गर्ल्स आर परचेज एज फार अवेज फ्रॉम केरला, बिहार, असम, क्योंकि वहाँ लड़कियाँ हैं ही नहीं। जो मेल फीमेल रेशियो है, तो ये एक सामाजिक समस्या है। वहाँ कानून से इतर भी काम होता है, और कैसे कानून को ग्रो करने के लिए उन चीज़ों को एक्सेप्टेबल फॉर्म देना पड़ता है। तो मिडिल ईस्ट की इस पुरानी कस्टम, इस रिवायत को कानूनी मान्यता प्राप्त है। लेकिन और जो सबसे बात आपको आश्चर्यचकित करेगी, इस कार्य के लिए वहाँ सरकार लोन भी देती है। क्या आप सरकार से जा कहें कि मैं शादी करना चाहता हूँ और इस लड़की की इतनी कीमत है, मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो अगर मैं एलिजिबल हूँ तो मुझे इसके लिए बैंक लोन भी प्रदान करता है। लेकिन यह एक सामाजिक समस्या है। ऑफ लेट वहाँ की सरकारों ने इस पद्धति को गलत पाया, क्योंकि इसमें हो क्या रहा था कि एक 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी जो एक ऊँट रखता है, जो वहाँ के जनजातीय समुदाय से संबंध रखता है, तो उसके पास ऊँटों का जखीरा है, और ऊँट ही अरब समुदाय में संपत्ति का आधार माना जाता है, क्योंकि वहाँ खेत तो है नहीं हमारे हिंदुस्तान की तरह। तो जिसके पास जितना ऊँट वो उतना अमीर, और एक एक ऊँट वहाँ पे 50-50 लाख, 60-60 लाख, करोड़ तक के बिकते हैं। तो वह असली एक ऊँट बेच के एक लड़की को जो शादी की जिसकी उम्र हो चुकी है वो खरीद लेता था। तो इससे वहाँ एक सामाजिक समस्या पैदा होने लगी। वो सामाजिक समस्या ये थी कि जो युवा था, जो उस जनजातीय व्यवसाय से बाहर निकल के पढ़ाई लिखाई करके सरकारी जॉब में है, व्यापार कर रहा है, उसके पास तो इतना पैसा होगा नहीं, तो उस व्यक्ति की तो कभी शादी होगी नहीं। तो उसके कारण वहाँ भी एक कुप्रथा शुरू हो गया कि ये जो बच्चे थे ये वहाँ पे पाकिस्तान जा कर के फिलीपींस की लड़कियों से, या कहीं हिंदुस्तान आकर के आप देखते थे यहाँ कैसे सेक्स शादी करते थे, बहुत सारी घटनाएं यहाँ पे हुई। तो लड़कियाँ खरीदने लगे और शादी बाहर होने लगी। इससे वहाँ की सरकारें चिंतित हुई और उनको लगा कि जो हमारे समाज का डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है, वो बिगड़ रहा है, और दोनों तरह का नुकसान है कि एक युवा लड़की की शादी 80 साल के बुजुर्ग से हो जाना, और दूसरी तरफ जो यंग बच्चे थे उनकी शादी या तो नहीं होना या बाहर से लड़कियों को आना। जब बाहर से वो लड़कियां आई तो आपको उनको सिटीजनशिप भी देना पड़ेगा। तो उनके समाज का उन्हें ऐसा लगा कि परिवेश बिगड़ रहा है। तो अब वहाँ पे कुछ ऐसे कानून आ गए हैं जिस पे सरकार अब उस तरह की ऊंची कीमत या ऊंची बोली की बात नहीं कर रही है। कानून के द्वारा भी इस समस्या का समाधान वहाँ की सरकार निकालने का प्रयास कर रही है, और सामाजिक प्रयास भी साथ साथ चल रहा है। लड़कियां जो पढ़ गई हैं, लिख गई हैं, जिनके पिता पढ़े लिखे हैं, अब वो प्रेफर कर रही हैं कि वो एक युवा पढ़े लिखे बच्चे से शादी करें, न कि वो पैसे के पीछे भागें कि एक से एक ने एक ऊँट बेच के 1 करोड़ रुपया दे दिया तो लड़कियां चली जाएं। पहले उनका कंसेंट उसमें होता नहीं था, सारा कुछ इस्लामिक लॉ के तहत पिता पे छोड़ दिया जाता था। तो वो बात अब नहीं है। तो हम जो एक इम्पॉर्टेंट केस की चर्चा कर रहे थे वो था राजवीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2008 का, जिसमें यह तय हुआ कि अगर हमने अभी एक बात करी थी, एक जजमेंट की, जिसमें यह तय हुआ कि अगर 4 फॉर्म ऑफ मैरिज में शादी हुई है तो चाइल्डलेस मदर की संपत्ति पति को जाएगी। और जो इसके विपरीत दूसरा केस हुआ वो था राजवीर सिंह दलाल वर्सेस चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 2008। इसमें जो चाइल्डलेस वुमेन है, अगर वो उन 4 पद्धति अप्रूव्ड फॉर्म ऑफ मैरिज में उसकी शादी नहीं हुई है, उसकी 4 अनअप्रूव्ड फॉर्म ऑफ शादी हुई है, तो वह संपत्ति उस महिला के मायके पक्ष को जाएगी, न कि हस्बैंड को। सो 2 contradictory cases, and this is the importance of the approved form of the marriage and the unapproved form of the marriage. Now in next class
we will talk about 4 unapproved form of the marriage, its salient features, एक दो विशेषता, डिटेल में नहीं जाएंगे, और उससे संबंधित इम्पॉर्टेंट केस लॉ। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज की क्या शर्त है इत्यादि। अब हम आते हैं अपने क्लास के दूसरे पायदान की तरफ, जहाँ पे हम एक सवाल डिस्कस करते हैं। आज हम कोई नया सवाल नहीं लेंगे कि ऑलरेडी हमारा आधा घंटा ख़राब हो गया आज टेक्निकल डिटेल्स में, और हम 9:30 पे हैं। आप लोगों को भी जाना होगा, खाना खाना होगा, मुझे भी आज कहीं जाना है। और जो सवाल है कल का, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था, 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और द लीगल पोजीशन ऑफ इरिबेटेबल अपरिपूर्णीय विवाह, डिफरेंस बिटवीन विवाह विच्छेद एंड जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण और तलाक या डाइवोर्स, और ग्राउंड फॉर द न्यायिक, हाउ इट इज़ डिफरेंट, जुडिशियल सेपरेशन इज़ हाउ डिफरेंट देन द डाइवोर्स, एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द जुडिशियल सेपरेशन। हमने इसको डिस्कस कर लिया। सिर्फ एक पॉइंट हमारा बच गया था कि महिलाओं को जुडिशियल सेपरेशन के लिए कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, कुछ अलग इतर अधिकार प्राप्त है। बाकी तो जो ग्राउंड 5-6 हैं, एडल्ट्री, क्रूरल्टी, वो सब कॉमन है दोनों के लिए, पुरुष और महिला के लिए। लेकिन वो कुछ जो एक्स्ट्रा राइट्स महिला को प्राप्त हैं वो क्या हैं, वो रह गया था। वो हम अगली क्लास में जब सेकंड पार्ट लेंगे तो हम उसको लेंगे, और यहाँ पे हम विवाह को कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे आज की हमारी क्लास के को विराम देने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपका रिपीट कर दूँ, आप लोग इसको लगातार शेयर करें। यूट्यूब है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, उसको भी आगे शेयर कर दें। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको कैसा लग रहा है क्लास, इसमें और क्या प्रयोग किए जाने चाहिए। एक वाइट बोर्ड का सजेशन आया है, मैं उस पर बात करूंगा कौस्तुभ जी से, मैं सहमत हूं। और भी इस तरह का कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में दें, टेलीग्राम ग्रुप में दें, व्यक्तिगत रूप से दें, मुझे दें, कौस्तुभ जी को दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस क्लास की यहीं ख़त्म करने की मैं इजाज़त चाहता हूं। कुछ लोग मुझसे अनुमति, कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको जोड़ देता हूं। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए, कैमरे पे आइए। आलोक कुमार जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप कैमरे पे आके। रुपेश पांडे जी हैं। कौन लोग कैमरे पे आके कुछ एड्रेस करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए, मैं ला देता हूं आपको कैमरे पे। थैंक यू गुलस्तान जी, थैंक यू विवेक जी, हाँ थैंक यू अरुण भारद्वाज जी। तो इजाज़त, धन्यवाद आप सबका, शुभ रात्रि।